हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। इस चैप्टर में हम मानव नेत्र तो पढ़ेंगे ही, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। जैसे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है, फिर हम इसमें विक्षेपण देखेंगे कि श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस तरीके से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे और इसके बाद हम जाएंगे मानव नेत्र की तरफ। उसके बाद समंजन क्षमता समझेंगे क्या होता है, दृष्टि दोष और उसके संशोधन, ये चैप्टर हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हाँ जी चलिए। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म, और प्रिज्म में चलिए पहले प्रिज्म का फोटो बना लेते हैं। तो देखिए ये रहा प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है वो एक त्रिभुजाकार ऐसे होता है, इस तरीके से। हम इसमें क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं P और ये Q और ये मान लेते हैं R, ठीक है। तो चलिए प्रिज्म की अपन परिभाषा लिखें। तो हम कहते हैं इसमें कि किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच, दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या है। देखिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जैसे देखिए अगर समतल पृष्ठ की बात करें यहाँ पर, तो एक आपका समतल पृष्ठ ये रहा और दूसरा जो आपका समतल पृष्ठ है वो ये रहा। ठीक है। और इस तरीके से ये जो डिज़ाइन बनी है इसे हम कहेंगे प्रिज्म। अगर हम फिजिक्स की भाषा की बात करें तो इसमें इसका नाम हम प्रिज्म देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक अपवर्तक तल ये होता है, दूसरा अपवर्तक तल ये होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बाद कि अपवर्तक पृष्ठ की, अपवर्तक पृष्ठ किसको कहेंगे, तो यहाँ पर अगर हम अपवर्तक पृष्ठ की बात करें यानी किसको बोला जाता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए अगर हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस में बात करें तो हम इसमें कहेंगे कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से, जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है, जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अगर इसमें देखा जाए तो देखिए एक तो ये होता है आपका अपवर्तक पृष्ठ और एक यहाँ पे है। मतलब अगर अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश की किरण अगर ऐसे जाएगी
तो इस पृष्ठ से टकराने के बाद अपवर्तन होगा, और जब इस पृष्ठ से टकराएगी तब भी अपवर्तन होगा। तो हम कहते हैं कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उसे या उन पृष्ठों को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आएगा इसके बाद अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण, इसमें अपवर्तक कोण होगा। ठीक है, वो देखेंगे। तो देखिए हम हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण यानी किसको बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसमें हम ये बोलते हैं कि दो समतल पृष्ठों या दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को अपन अपवर्तक कोण कहते हैं। तो देखिए एक पृष्ठ ये रहा, दूसरा पृष्ठ ये रहा, दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है हम इसी को बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के, या ऐसे बोल सकते हैं अपवर्तक पृष्ठों के बीच, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। देखिए अगर आपसे पूछता है कि प्रिज्म होता क्या है, तो आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे कि दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समान पारदर्शी माध्यम को अपन प्रिज्म कहते हैं। फिर पूछेगा आपसे अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो हम कहेंगे कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। अपवर्तक कोण क्या होता है, तो हम कहेंगे अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को, अब इसी फोटो को थोड़ा और अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, इसी फोटो को अब हम समझाते हैं कि अब मतलब हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो थोड़ी सी ये तो प्रिज्म हम समझ गए, अब हमारी हेडिंग है प्रिज्म से प्रकाश का, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। हम इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन बाई अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाई अ प्रिज्म हम ये बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जरा समझिए इस चीज़ को। जैसे ये फोटो रहा, ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इसको हम P बोल रहे हैं, इसको Q, और ये हमारा R है। ठीक है, आपको पता है कि एक ये तल है और एक ये तल है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये भी है, अपवर्तक ये भी है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण हम किसी कोण पर ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये तल जो है इसके लंबवत ऐसे, इसके लंबवत ऐसे ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जब ये प्रकाश की किरण इस तल से टकराएगी तो रिफ्रैक्शन होता है ना, अपवर्तन, और ये सघन, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। और आपको पता है कि अगर प्रकाश विरल से सघन की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है तो ये कुछ ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे मुड़ेगी तो ये होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये इसके लंबवत बनाइए तो ये अभिलंब बनेगा। फिर आप देख रहे हैं कि ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। अगेन अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर अब समझिएगा, इसको बोलते हैं अभिलंब से ये, तो एंगल I, इसको हम बोल देंगे R1,
इसको हम बोल देंगे R2 और इसका नाम हम दे देते हैं E। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर इस किरण को बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं निर्गत किरण, इसको हम क्या बोल देते हैं, निर्गत किरण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण या इमर्जेंट रे बोल देते हैं। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो होता है ये अपवर्तित किरण होती है, ये निर्गत। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे अपवर्तित किरण, अपन ये नाम इसको दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से बातों को समझिएगा। यहाँ पर जो आप आई देख रहे हैं, आई को बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम R1 और R2 की बात करें, R1 और R2 की, तो यहाँ पर जो आप R1 देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपवर्तित या अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं अपन अपवर्तन कोण। ठीक है, और यहाँ पर जो आप R2 देख रहे हैं, R2 को अगर इस सरफेस के लिए बोला जाए तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको हम क्या नाम दे देंगे, आपतन कोण। ठीक है, आई जो होता है, सॉरी ई जो होता है, ई को हम बोल देते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है, ये बोल देते हैं। चलिए, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये नाम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, जो पी आर और ये क्यू आर है ना, इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पी आर और क्यू आर जो है, पी आर और ये जो क्यू आर आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ ये नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें PQ को, तो PQ को आधार बोला जाता है। PQ को क्या बोलते हैं अपन, PQ को आधार बोल देते हैं। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो ये होता है। यहाँ पर जो R देख रहे हैं ना, इसको A से दिखाया जाता है, तो जो एंगल A इसे पढ़ते हैं और इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण या प्रिज्म एंगल, इसको क्या बोल देते हैं, प्रिज्म कोण या प्रिज्म एंगल। ठीक है, अभी इतनी बातें थी, ये जरा फोटो कॉपी करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। हाँ जी, चलिए, तो ये प्रिज्म के बारे में इतनी बातें थी, कुछ बातें प्रिज्म के बारे में और हैं, अपन उसे देख लेते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। देखिए, इसके बाद अगर बोल दें कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर n है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट में हम बोलेंगे कि यदि प्रिज्म के पदार्थ का, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो अगर n होगा तो क्या होगा। देखिए, अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो हम बोलते हैं n इज इक्वल्स टू साइन आई। आपने यहाँ पे ना स्नेल लॉ लगा देना है, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन R1, ये बराबर, देखिए ये होता है, तो हम लिखते हैं साइन E अपॉन साइन R2, साइन R2, ये आ जाता है हमारा यहाँ से। ठीक है, तो स्नेल के नियम के थ्रू ये भी हम समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, यहाँ पर हम एक चीज़ और समझते हैं।
देखिए उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इस फोटो में हमें एक चीज़ और बनाना है, ज़रा उसको बना देते हैं। हम क्या करते हैं ना कि जो ये आपकी आपतित किरण थी इसको ज़रा सीधे ऐसे लेते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे मिलाते हैं, इसको ज़रा थोड़ा पीछे लेके आइए, तो ये इनके बीच में एक कोण बनता है जिसको डेल्टा से दिखाते हैं, और इसका नाम होता है विचलन कोण। विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन इसको ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं विचलन कोण या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण इसी को नाम दिया जाता है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि विचलन कोण आखिर होता क्या है, विचलन कोण किसे बोलते हैं। तो ज़रा इस चीज़ को समझ लीजिए कि विचलन कोण किसे बोला जाता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये नाम दिया जाता है। हाँ जी, इसमें हम ये बोलते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण, अगर हम इसको सीधे लेके जाएं तो ये आपतित किरण होगी, और अगर थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा दें ये, तो ये निर्गत किरण होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपतित किरण व निर्गत किरण, आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच के कोण को अपन विचलन कोण कहते हैं। कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। कहानी को समझ में आ रही है? तो ये हो गया। तो अब यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो एंगल I प्लस एंगल E का सम होता है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, आगे आपको ये चीज़ फिर देखनी पड़ेगी। इसमें दो बातें अपने को देखनी होती है कि जो एंगल I यानी आपतन कोण ये प्लस निर्गत कोण यानी कि E बराबर होता है प्रिज्म कोण यानी कि A प्लस ये होता है आपका विचलन कोण ये। तो पहला पॉइंट इसमें ये होता है, अगर आप थोड़ा चाहें देखना तो देख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि R1 और R2 का जो योग होता है वो होता है प्रिज्म कोण यानी A के बराबर। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, ध्यान रखिए चाहे मत रखिए, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं चीज़ों को तो एक बार थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें थी, अब इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। ये बातें थी प्रिज्म के बारे में, ठीक है, कि प्रिज्म के द्वारा किस तरीके से अपवर्तन होता है और क्या क्या चीज़ इसमें अपने को देखनी होती है, ठीक है। तो ये कॉपी करिए, फिर इसके आगे देखते हैं अपन। हाँ जी, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हमारी हेडिंग है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी इसको बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए अब इस चीज़ को अपन समझते हैं। इसको देखिए क्या होता है इसमें कि एक तरीके से नॉर्मली ये इस तरीके से समझिए कि प्रकाश चलता है और किसी माध्यम के द्वारा अपवर्तित किया जाता है, तो वो प्रकाश जितने रंगों से मिलकर बना होता है वो अपने रंगों में अलग अलग बट जाता है, यानी कि विभक्त हो जाता है। इसे ही बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब आप सूर्य के प्रकाश के आगे अगर कोई प्रिज्म लगाते हैं
तो आप देखेंगे और प्रिज्म लगा के आप एक ना कोई पट्टी ले लीजिए, कोई पर्दा ले लीजिए। जब पर्दे पे आप देखेंगे कि उससे जब अपवर्तित होगा, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होगा तो उस पर्दे पे आपको रंग दिखेंगे। ठीक है, मतलब एक लाइन से एक क्रम दिखेगा रंगों का। यही होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपन देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो देखिए हम कहते हैं कि किसी प्रकाश पुंज का किसी माध्यम द्वारा अपवर्तित किए जाने पर, किसी माध्यम द्वारा अपवर्तित किए जाने पर, अपवर्तित किए जाने पर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाने को, इसको हम बोल सकते हैं बट, विभक्त हो जाने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रकाश किरण को किसी माध्यम के द्वारा अगर हम अपवर्तित करते हैं तो वो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। इसे ही हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को देखेंगे कि प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। तो अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। तो मेन चीज़ नहीं था, ये मेन चीज़ नहीं था, अपने बस अपने को ये समझना था कि वर्ण विक्षेपण आखिर होता क्या है। अब हम देखेंगे कि प्रिज्म के द्वारा किस तरीके से वर्ण विक्षेपण होता है। तो हेडिंग हमारी होगी प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्पर्जन बाई या डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। ये ठीक है। अब इसको समझिएगा, हम इसमें ये कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों के क्रम में बंट जाता है। यही, या बस इतना ही रहने देते हैं ना कि बंट जाता है। चलो ये बोल दें कि यह परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है।
ये बात समझ में आ गई। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश, यानी इसको बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश, जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद वो विभिन्न रंगों के क्रम में बंट जाता है। यही परिघटना जो होती है ना, वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अच्छा ये समझ लीजिए कि जो ये श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो जो 7 रंगों में बंटता है, वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो इसको एक शॉर्ट तरीके से समझा जाता है जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर, ठीक है, ये बोला जाता है। यहाँ पर V से होता है वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी, ठीक है। I फॉर होता है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नीला, ठीक है। B फॉर ब्लू, और इसका मतलब होता है आसमानी, ठीक है। ये G फॉर ग्रीन, ये तो आप जानते ही, हरा भरा। Y फॉर येलो, ये होता है आपका पीला, ठीक है, संभाल लेना ये थोड़ा। O फॉर ऑरेंज, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं नारंगी ना, नारंगी। R फॉर रेड, रेड, ये लाल। देखिए हम कहते हैं इसमें कि वो जो प्रकाश की किरण होती है जब प्रिज्म से टकराती है तो इस फॉर्मेट में वो जो कलर होते हैं ना वो बट जाते हैं, ठीक है, विबग्योर के रूप में बट जाते हैं। अब इसमें ध्यान से समझिए, अगर चलिए इसके बाद हम इसी चीज़ को आपको समझा देते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। ये तो आप समझ गए ना कि जब किसी प्रिज्म से टकराता है या किसी प्रिज्म से अपवर्तित होता है तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इस क्रम में 7 रंगों में अलग अलग हो जाता है या बट जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम प्रिज्म के थ्रू समझते हैं। चलिए अब इसी चीज़ को अपन समझते हैं प्रिज्म के थ्रू। देखिए ये रहा प्रिज्म। अब देखिए होगा क्या, ये आप देखें कि ये P है, Q है और ये R है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मान लीजिए कि कोई सूर्य का प्रकाश है, इस तरीके से चला, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है, इसको सूर्य का प्रकाश भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है कि ये यहाँ से जैसे इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। एक रंग आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका अभिलंब बना, ठीक है, ये एक रंग कुछ इस तरीके से जाता है और ना एक कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे कुछ मुड़ेगा, ये और ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे एक स्क्रीन पे लेंगे, मतलब एक पर्दे पे ऐसे लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 2 रंग तो मिल गए, 3, 4, 5, 6 और ये 7 रंगों में विभक्त हो गए। अरे ये कोई डिज़ाइन नहीं बनी है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ से चला है 7 रंग, अब देखते हैं, फिर यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ये, फिर इसको ऐसे ये और फिर ये, ठीक है, ये ऐसे ही होता है। इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो सबसे नीचे वाला कलर होता है ना वो होता है वॉयलेट, ठीक है, यानी बैगनी, और सबसे ऊपर वाला आपका रेड होता है। तो इसी क्रम में ये विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा
ये, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझ गए कि जो श्वेत प्रकाश होता है जब प्रिज्म से टकराता है तो इन 7 कलर में ये विभक्त हो जाता है। और सबसे ऊपर वाला जो होता है, ये जो पट्टी बनी है ना, पट्टी के सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो लाल रंग का होता है और नीचे वाला नीले रंग का, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं, इसमें नोट में आप ये लिख सकते हैं कि इस पट्टी का ऊपरी सिरा, इस पट्टी का ऊपरी सिरा लाल यानी रेड व निचला सिरा बैगनी यानी इसको बोलते हैं वॉयलेट रंग का होता है, रंग का होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला लाल रंग का होता है और नीचे वाला वॉयलेट, ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखिए हम एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें कि एक नाम आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, इसकी स्पेलिंग भी यही होती है स्पेक्ट्रम, और इसको स्पेक्ट्रम ही बोला जाता है, सॉरी स्पेक्ट्रम। हम ये कहते हैं इसमें कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पश्चात वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी आपको डिटेल से जानकारी दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अगर अब बात हम करें इसके आगे तो देखिए हम इसमें उल्टा भी समझ सकते हैं, अच्छा ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए कि ये जो अगर श्वेत प्रकाश है या फिर कोई भी प्रकाश हो, आप किसी भी तरीके का ले लें, 2 से ज़्यादा कलर मिला लें, 3 कलर 4 कलर मिला लें, मान लीजिए कि इसमें अगर केवल 3 ही कलर आता, ऊपर के 4 कलर आते, तो इसका मतलब ये जो प्रकाश की किरण है ये श्वेत प्रकाश फिर नहीं होता, ये किसी दूसरे कलर का होता। और यहाँ से आप देखेंगे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मिलेगा, तो फिर कहेंगे आप कि जो ये प्रकाश की किरण बनी होगी ना वो इन 4 कलर से मिलके बनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो इतने कलर यानी कि 7 कलर से मिलकर बना होता है। देखिए ये एक्चुअल में 7 कलर से मिलकर नहीं बना होता है, इससे ज़्यादा आप इनफाइनाइट कलर इसमें मान सकते हैं कि अनंत कलर से मिलकर बना होता है ये। लेकिन हमारी जो आँख है ना वो केवल 7 कलर को ही देख पाती है, 7 से ज़्यादा नहीं देख पाती है। ऐसा नहीं है कि ये इतना ही होता है। आप देख रहे हैं वॉयलेट यानी बैगनी, बैगनी से नीचे बहुत सारे कलर होते हैं और रेड के ऊपर भी बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन जो हमारी आँखों से दिखते हैं ना वो केवल यही कलर दिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जो प्रिज्म होता है, अगर इसके बारे में थोड़ी और बात करें तो प्रिज्म होता है ये क्या करता है कि जो भी प्रकाश की किरण आती है और इसके ऊपर टकराती है, पड़ती है, तो प्रिज्म क्या करता है कि वो उसके अवयवी कलर में यानी कि जिन कलर से मिलकर बना होता है उन कलर में ये तोड़ देता है। तो प्रिज्म का काम केवल यही होता है कि उसके ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरण को वो अलग अलग रंगों में बांट देता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें अपने सिलेबस की तो यहाँ पर प्रिज्म और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ इसके कुछ अलग अलग जैसे एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है, अब उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्कैटरिंग
यानी कि इसको, हाँ स्कैटरिंग वगैरह है, इसको भी हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।